बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। अब वो राशि वाले व्यक्तियों के बारे में बताइए जो बदलते रहते हैं। कन्या राशि है, काफी पर्पसफुल होती है। कौन सी राशि के लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं? मेष, सिंह, धनु। इसके अलावा टॉरस है, स्कॉर्पियो है, ये भी काफी जिद्दी राशियां होती हैं। ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। जो भी फायर एलिमेंट होते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ज्यादा इमोशनल होती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफी भावनात्मक होते हैं। एंगर, गुस्सा, ये कौन सी राशि होती ये है? लियो है, जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। सबसे अच्छे दोस्त? धनु, मकर, कुंभ और मीन। कौन सी राशि के लोग ऐसे हैं जो घूमने के शौकीन होते हैं? मिथुन, तुला। सलमान खान साहब, जो उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है क्या उनकी देखिए, राशियों के हिसाब से? अभी तो थ्रेट है, बट स्टारडम का राजयोग शाहरुख खान के लिए कहा जा सकता है? शाहरुख खान की कुंडली तो अपने आप में एक अपवाद भी है और एक बहुत बड़ी सीख भी है। मोदी जी का भी सर आप बताइए, वो राज योग अभी भी जारी रहेगा? दिसंबर 2028 भाजपा के अंदर अंतर्कलह खुल के बाहर आएगी और मोदी जी भी उस झगड़े से या उस गुटबाजी से, ये भी हो सकता है, सत्ता 6 महीने पहले छोड़ दें। राहुल गांधी के बारे में जानना चाहिए। टफ है। हम आज अपना मुकद्दर बदल के देखते हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ दूर चल के देखते हैं। बदल के हम रह गए खुद ही अकेले, इस ज़माने में चले थे कि इस दुनिया को बदल के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और द अरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात मुकद्दर की हो, सितारों की हो, किस्मत की हो, तो एक नाम है, वो बरबस आपकी ज़ुबान पे आता है, ज्योतिष। तो इसी के तमाम पहलुओं को आज हम समझेंगे, जानेंगे। वो सवाल जो आपके मन में रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं, जिनको आप कहीं ना कहीं उहापोह में हैं, उसको भी हम क्लियर करेंगे। और साथ ही ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या करें आप, राशियों के हिसाब से क्या करना बेहतर होगा, इस सब पर बात होगी, खुले दिल से बात होगी। और इसके लिए जो शख्स हमारे साथ हैं वो हैं दुष्यंत शर्मा जी। नमस्कार जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। इससे पहले कि सवाल हम कई सारे आप तक पहुंचाएं और जवाब लें, मैं चाहूँगा कि एक बार ये आप बता दें क्लियर तरीके से। देखिए, जिनका एस्ट्रोलॉजी पे यकीन है उनको तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं, उनका एक यकीन होता है, उनका अपना अनुभव होता है। लेकिन वो लोग जो आम लोग जो शक की दृष्टि से इसको देखते हैं, वो जानना चाहेंगे कि इसका सिद्धांत है क्या, कैसे किसी के बारे में आप इतना सही सही प्रेडिक्ट कर देते हैं, कैसे किसी के बारे में बता सकते हो कि आप यही करो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, मतलब किस बेस पे ये काम करता है, मतलब ऐसा कोई विज्ञान है ये? देखिए, उसको विज्ञान का भी नाम दे सकते हैं और निश्चित तौर पे विज्ञान एक सर्वश्रेष्ठ नाम है जो ज्योतिष को दिया जा सकता है। देखिए, जो सनातन परंपरा जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिस धरती पे, भारत की धरती पे, हमारा एक ये बिलीफ सिस्टम भी है और अनुभव में भी है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि आत्मा कई बार जन्मी है, कि आप और मैं, अरविंद जी और दुष्यंत जी, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, सबके टाइम पे थे, आज भी हैं, बार बार हम जन्म रहे हैं। तो एक जो कर्म फल सिद्धांत है कि हर जन्म में इंसान कर्म कर रहा है और उसका कोई भोग है, जो हो सकता है वो उस जन्म में ना भोग पाए, तो जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, तो वो प्रारब्ध मिलता है। तो इस जन्म में कई बार आप ये देखेंगे, अगर इतनी डिस्पेरिटी क्यों है, कोई बहुत अमीर के यहाँ पैदा हो रहा है, बहुत गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, किसी को बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है, कोई बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, और मैं अभी बॉर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ब्रॉटअप की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक ना। और या साथ के साथ किसी का देखिए, किसी ने कोई प्रयास करता है, बहुत जल्दी उसको रिजल्ट्स आ जाते हैं, कोई और भी प्रयास करता है लेकिन उसको काफ़ी फेलियर्स के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो जब इस तरह का कोई फेलियर आता है, इंसान को लगता है भाग्य कुछ कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए, ज्योतिष एक विधा है आपके ही, मैं वापस कह रहा हूँ, आपके ही कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को, आपके प्रारब्ध को समझने की, ठीक। तो इट्स लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए व्हीकल। नाउ इट कुड बी मारुति, इट कुड बी मर्सिडीज, इट कुड बी बाईसाइकिल, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक ना। एंड वी कैन नॉट कंपेयर वन व्हीकल टू अनदर व्हीकल। तो इसमें जब आप किसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, आपके जन्म के समय पे, सपोज कोई 1 जनवरी 2001 को कोई पैदा हुआ है दिल्ली के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, तो उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे ब्रह्मांड से जो भी ऊर्जा आ रही थी,
और ग्रह नक्षत्रों की जो भी अवस्था थी हमारे सौरमंडल में, वो एक पिक्चर बनती है कि आप उसी सेकंड में जो पैदा हुए हो वो आपके बारे में बहुत कुछ बताएगी। ठीक, आप एक तरह से मान लीजिए आप उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके पैदा हुए हैं, या वो एनर्जी आपको बता रही है कि भाई ये कौन आया है, इसका क्या प्रारब्ध है, इसकी क्या यात्रा है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वीकनेसेस है, इसके जीवन में कब का क्या घटित होना है। तो वो निश्चित तौर पे एक बहुत खूबसूरत साइंस है जिसको समझ के इंसान अपने जीवन को और सरल, सुखी और सहज बना सकता है। और उन्हीं ग्रह नक्षत्रों की उनकी गणना जिस समय आपका था, और ग्रह नक्षत्र बाद में भी घूम रहे हैं, तो कभी वो उससे सिंक होते हैं उस आपके जन्म वाले उस फोटो से, कभी वो उससे अनसिंक होते हैं, कभी उसके अपोजिट होते हैं, कभी उसके फेवरेबल चल रहे हैं। तो उसी को समझना, तो वो किस तरह आपको यानी एक है कि आप उसको प्रभावित कर, कि ग्रह नक्षत्र आपको प्रभावित कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र को प्रभावित नहीं कर रहे, वो आपको बता रहे हैं कि आपका अभी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी हर एक की इंडिविजुअल एनर्जी है जो उससे जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो एक बहुत ही अच्छी मिस्टिक साइंस है, और साइंस ही इसका राइट वर्ड है कि एक बहुत अच्छी मिस्टिक साइंस है ज्योतिष। बिल्कुल, अगर कोई सेट पैटर्न पे कोई चीज़ बार बार हो रही है और वो सही हो साबित हो रही है, खैर इसको तो मुझे लग रहा है वो लोग बेहतर समझ पाएंगे जो इससे जुड़े हो, जो इसको जिसका ये जिन लोगों ने आस्वादन किया हो, अनुभव किया हो, जी तभी उनका बिलीफ से सिस्टम और बढ़ेगा। सिर्फ जी बिल्कुल, ये गूंगे का गुड़ है। एग्जैक्टली, चलिए चखने के बाद ही पता चलेगा। इसी बिलीफ को आगे बढ़ाते हुए कुछ मेरे ऐसे सवाल हैं जिनका मैं फटाफट आंसर चाहूँगा जो लोग जानना चाहते हैं। आत्मविश्वास एक बड़ी चीज़ है, तो राशियों के हिसाब से अगर बता पाएं आपकी कौन सी राशि के लोग जो है ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। अरविंद जी, एक डिस्क्लेमर देके अपनी बात कहूँगा। बिल्कुल। कि देखिए, वैसे जो एक हॉरोस्कोप बनता है, कुंडली बनती है, उसमें बहुत हज़ारों लाखों कॉम्बिनेशन प्रोपोजिशन होते हैं, और वो सारे ग्रह नक्षत्र वो सब मिलके कुछ एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाते हैं। हमारे यहाँ ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं है कि ये वाला ये वाली साइन है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, ये वाली साइन है तो आप शाइन है, ऐसा नहीं है। परंतु तब भी मैं आपको कहूँ 2 पैरामीटर बता रहा हूँ जो ज्योतिष को समझते हैं वो सब दर्शक समझेंगे, नहीं तो आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं। अमूमन, और मैं मून शाइन के बारे में बता रहा हूँ, अगेन मैं ज़ोडिएक साइन के बारे में नहीं बता रहा। यानी मून शाइन नहीं, आपके जन्म के समय पर चंद्रमा किस राशि में स्थित था। जो भी फायर एलिमेंट होते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये 3 फायर एलिमेंट साइन है हमारे। इन तीनों में काफ़ी आत्मविश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस और काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी रहती है, और आगे बढ़ के अपना काम करते हैं। तो ये 3 साइन हैं। अगर ये किसी की राशि है या किसी का लगन है, जो लोग लगन को समझते हैं, तो ये दोनों ही परिस्थिति में अगर किसी का लगन है फायर एलिमेंट या किसी की राशि है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है। एक छोटा सा और, कि यदि सूर्य और मंगल जो फायरी प्लेनेट है, किसी के लगन से, चंद्रमा से 10th हाउस यानी कर्म के भाव से, और 5th हाउस उसके पंचम भाव उसके दिमाग के घर से संबंध रखते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, उसकी लॉर्डशिप है, अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, तो भी वो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है और उसके वो लीडर एंड वॉरियर की तरह अपना एक व्यवहार रखता है। ये आप बता रहे हैं मूनशाइन के हिसाब से। मूनशाइन और लगन का मतलब हमारे यहाँ ज्योतिष में 24 घंटे होते हैं, 12 राशि होती है, और 2 घंटे बाद एक राशि लगन बनती है। आपने इसके जवाब में लीडरशिप की बात भी कर दी जी। तो मेरा अगला सवाल खैर वही था, वो उसमें ही इंक्लूड हो गया जी। तो अच्छी बात है। मैं अगला इसका क्वेश्चन है कि मैं वो राशियाँ जानना चाहूँगा जो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। बहुत बढ़िया सर। देखो, जो जल तत्व राशियाँ हैं, ठीक ना, जो वाटर एलिमेंट वाली राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ठीक ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये क्योंकि जल तत्व है तो वो ड्रिवन बाय इमोशन एंड सेंटीमेंट है, काफ़ी भावनात्मक होते हैं और भावनात्मक तरीके से वो निर्णय लेते हैं। तो ये वापस कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन प्रोपोजिशन बन सकते हैं जो उनको ड्राई कर दें, बट डेफिनेटली जो एनर्जी है वो इमोशनल रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल राशियाँ हैं जो हमारी वाटर एलिमेंट है, 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। कौन सी राशि के लोग ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न? देखिए, ठीक है, जो हमारी वापस तत्वों पे ही अभी तो बोल देता हूँ। तो जो हमारे एक तो अग्नि तत्व भी, जो वॉरियर है वो एक अपनी जो लीडर है वो अपनी जिद पूरी करना चाहेगा। तो दोबारा जो एरीज, लियो एंड साइटेरियस, मेष, सिंह और धनु, ये भी एक जिद वाली राशियां हैं। इसके अलावा जो
जो हमारी स्थिर राशियां हैं, स्थिर राशियां का मतलब हो गया जैसे आपकी टॉरस साइन है, वृषभ राशि, ठीक ना, हमारे इसमें एक चार अचर स्वभाव करके राशियां होती है। तो जो स्थिर राशियां हैं जैसे टॉरस है, लियो है, लियो अगेन आ गया, स्कॉर्पियो है, ये भी काफ़ी ज़िद्दी राशियां होती हैं, काफ़ी ज़िद्दी राशियां होती हैं और अपने ज़िद के हिसाब से चलती हैं, काफ़ी स्टबन साइन होता है। मैं वापस कह रहा हूँ दर्शकों, यदि किसी का चंद्रमा है इसमें तो, या किसी का लगन है वो भी होगा। तो लियो आप समझिए 2 कैटेगरी में पड़ गया। लियो अग्नि तत्व भी है, ठीक ना, सिंह राशि, और वो स्थिर राशि भी है, तो काफ़ी अच्छे खासे ज़िद्दी होते हैं। एंगर, गुस्सा, एंगर, गुस्सा भी है सर। बाकी मेरे को अपनी शर्तों पे जीवन जीना है, मैं जो पसंद है वही करूंगा, जो पसंद नहीं वो नहीं करूंगा। जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, परिस्थिति कुछ भी हो, फिर कोई घाटा उठाने को भी राजी हो सकते हैं। तो ये कौन सी राशि होगी? ये लियो है। लियो है, ठीक है, लियो वाले। अच्छा, सबसे अच्छे दोस्त कौन से राशि के लोग बन सकते हैं? देखिए वैसे तो देखिए दोस्ती का पैरामीटर वापस मैं कहूँगा कुंडली पूरा ओवरऑल मिल के बनाता है। दोस्त कई तरह के होते हैं। जैसे देखिए एक दोस्त तो वह है जो आपके साथ तैयार है कि भाई झगड़ा हो गया आजा, तो वो तो देखो एरीज है, वो है नहीं, एरीज स्कॉर्पियो वो सोचेंगे नहीं, इमोशनल भी है नहीं, स्कॉर्पियो वाला इमोशनल में चला जाएगा, एरीज वाला जो है वो अग्नि तत्व, एक सेकंड में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन ले लेंगे। तो एक वो वाले दोस्त हैं। एक दोस्त है जो काफ़ी लंबे चलते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी गहराई से। तो देखिए जो मैच्योर साइन है 9, 10, 11, 12, ठीक ना, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये काफ़ी अच्छे और लंबी दोस्तियाँ इनकी चलती हैं। वैसे सारे ये, इसको मैं वापस कह रहा हूँ कि साइन में विभक्त नहीं किया था, लेकिन मैच्योरिटी का मतलब एक तो वो अच्छा गाइड करते हैं, दोस्त को सही बताते हैं कि भाई तू गलत कर रहा है तो तू गलत है, या तो उसको सुनते हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स। तो जितना ये जो 4 मैच्योर साइन है 9, 10, 11, 12, यानी सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, तो ये काफ़ी अच्छे गाइड भी होते हैं, काफ़ी अच्छे सुनते हैं, काफ़ी अच्छे, तो लंबी इनकी मैं देखता हूँ दोस्ती चल जाती है। चलिए, और ये कौन सी राशि के लोग ऐसे हैं जो घूमने के शौकीन होते हैं? देखिए वैसे तो अगर किसी की कुंडली में उसका 3रा और 11वां घर एक्टिवेटेड है, 3रा घर होता है छोटी यात्रा का, और 11वां घर होता है छाओ का, और 9वां घर हमारी बड़ी यात्रा होगा। तो अगर 3, 9, 11 ये हाउस में 3 घरों में काफ़ी प्लैनेट बैठे हैं या इनकी दशाएं चल रही हैं, तो काफ़ी यात्राएं होती हैं। जैसे हम कहते हैं किसी के 9वें घर की दशा चल रही है तो हम कहते हैं तीर्थ यात्रा होगी, बहुत सारे तीर्थ करते हैं ऐसे लोग। तो अमूमन जिससे मैं देखता हूँ सेजिटेरियस जो है वो सीकर है, ठीक ना, और जो मिथुन राशि है, ठीक ना, वो जो वायु तत्व वाली राशियाँ हैं यहाँ पे, खासतौर पर मिथुन, तुला, ये वायु तत्व राशियाँ हैं, इन्हें घूमना पसंद है, एक जगह टिकेंगे नहीं, घूमेंगे, खूब घूमेंगे, ठीक ना। और वहीं जो धनु राशि या धनु लगन है वो भी एक सीकर का और एक ट्रैवलर का लगन में मुझे लगता है। जो लोग हैं वो एक बार देखें इससे कोरिलेट कर पाएंगे। तो जो धनु लगन या धनु राशि का व्यक्ति है वो ट्रैवलर, सीकर होता है, काफ़ी ट्रैवल करता है, सोलो ट्रैवल भी करता है। तो वो स्पेसिफिक मैं उसको कह सकता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन प्रोपोजिशन, तो धनु वाले के लिए और जो जेमिनी है और लिब्रा है इनके लिए भी। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। तो अब वो राशि वाले व्यक्तियों के बारे में बताइए जो बदलते रहते हैं, बदलना जिनका। ये देखिए बदलने को, देखिए बदलने का स्वभाव, वैसे तो मैं बदलाव को देखिए बदलाव कई तरह से, 2 तरह से लिया सकता है। 2 तरह से, अच्छे में भी बुरे में मैं भी। नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ, जो बदल गए। नेगेटिव वाले में वापस देखिए मैं कह रहा हूँ, वापस बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोपोजिशन है। जैसे अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित हो गया या राहु का उसके चंद्रमा लगन से कोई पड़ गया तो काफ़ी वो बदल जाते हैं। लेकिन आप पर्पसफुल कह रहे हैं तो इसमें कॉम्बिनेशंस हैं। जो कन्या राशि है वो काफ़ी पर्पसफुल होती है। अच्छा, कन्या और मिथुन राशि को कह सकते हैं हम, चंद्रमा कन्या मिथुन में हो या लगन हो, और तो देखिए बदलाव में आप ये कहा जा सकता है कि इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धंधे के लिए सबसे बेस्ट राशि है। अच्छा, आपको बिजनेस करना है, बहुत बढ़िया सेंस ऑफ बिजनेस होती है, करते हैं। लेकिन आप समझिए
वो कॉन्टेक्ट ज़्यादा बनाएंगे, फ्रेंडशिप कब बनाएंगे। मैं वापस कह रहा हूँ इस उसके साथ कि ऐसा नहीं है डिस्क्लेमर कि अब उसी का बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया उस व्यक्ति का। मैंने कहा ना, वैदिक ज्योतिष एक पूरे कॉम्बिनेशन का असर होता है कि अगर उसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया, चंद्रमा भी साथ में बहुत कई अच्छे और यानी और कॉम्बिनेशन कुछ बैठ गए, तो फ्रेंडशिप लंबी भी चलती है। बट अमूमन जो बुध की राशियाँ हैं वो पर्पसफुल राशियाँ होती है, वो अपना पर्पस सदा, फिर ठीक है, फिर वापस पर्पस होगा, ठीक लगेगा करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जो आप पूछ रहे हो जो उसका उत्तर ही है। हाँ, तो मतलब बातों को, चीज़ों को समझ के ही हाँ, समझ के ही है। ऐसा नहीं एग्जैक्ट कोई एक लाइन में एग्जैक्ट कोई एक लाइन ऐसा नहीं हो। ठीक है, अब ज़रा कुछ सवाल उस दिशा में मोड़ते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं जो जिनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो उसमें ज़रा मैं एक सेलिब्रिटी के लिए मैं जानना चाहूँगा जिनको लेके बहुत चर्चा होती रही है, सलमान खान साहब। शादी को लेके तो बहुत बात हुई उनकी, अब तो खैर वो उस सीमा से आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ जो उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं, जान की के डर की बात कही जा रही है, उन पे हमले भी हुए उनके घर पे, और अब तो फ़िलहाल जहाँ जिस बालकनी से वो अपने चाहने वालों से मिलते हैं वो उसको पूरा बुलेट प्रूफ से शीशे लगा दिए गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये साल या फिर आगे कभी उनकी जान को खतरा है क्या उनकी राशियों के हिसाब से? देखिए, अगर उनकी कुंडली, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर उनकी कुंडली यदि वो सही है, जो हमको डिटेल्स इंटरनेट में मिलती हैं, एटलीस्ट बर्थ डिटेल तो मैं मान के चलूँगा कि भाई वो कहीं ना कहीं सही हो, ठीक ना। जो 27 दिसंबर 1965 की हम देखते हैं उसमें कुंभ राशि उनकी आती है। तो देखो, पिछले 5 साल से मोटा माटी 4.5 साल से ये विषय चल रहा है, 5 साल से खास तौर पे हम देखें, ठीक ना, बिश्नोई वाला, तो धमकी वाला। तो भाई कुंभ राशि की 7.5 5 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक ना। तो अभी मैं टाइम पे नहीं जा रहा, उनके लगन पे नहीं जा रहा, वो नहीं, और अभी तो पीक पे है, तो अभी तो थ्रेट है। अच्छा। 29 मार्च के बाद इनकी लास्ट 7.5 का लास्ट जो 2.5 साल का फेज होता है वो रहेगा, तो मुझे लगता है थ्रेट कम हो जाएगा। मंगल भी, जो उनका लगन का हम लॉर्ड मानते हैं, और मंगल उस कुंडली में उस दिन उच्च का था, वो भी नीच का चल रहा है, वो मई तक चलेगा। तो मोटा माटी देखो, थ्रेट तो एक्चुअल थ्रेट है अभी ऐसा नहीं है चली गई एस्ट्रोलॉजिकली, बट जैसे मुझे लगता है जिस तरह का उनका उच्च का मंगल है और सेफ ग्रह बैठे हैं, जो बड़ी थ्रेट थी वो 24 में ज़्यादा थी। एक केतु में जो उनका मैं समय लेता हूँ, मैं जो ज्योतिष की जानकार है उनको बताऊँ कि दोपहर का समय ले लेता हूँ 2 से 3 के बीच का। तो मंगल जो है दिग्बली होकर दशम भाव में आता है, तो उसमें लें तो उसके हिसाब से केतु की दशा उनकी चल रही थी 24 में, जो काफ़ी ख़राब थी। तो उसमें रियल भी थ्रेट हो, इमोशनल पेन तो हुआ ही है, एक उनके दोस्त का मर्डर हुआ, वो हुआ। तो मुझे लगता है एक बार मई 25 क्रॉस कर जाएंगे ना, फिर काफ़ी सेफ हो जाएंगे। बट ये वापस मुझे लगता है ये मसला 31-32 में फिर उठेगा यार, 2031-32 में। अच्छा, 2031-32 में फिर वापस यही हमला या यही कुछ ऐसा, कुछ इस तरह की चीज़ 31 में मुझे लगती है वापस कुछ इस तरह की। लेकिन अब 31-32 तक आप चले गए, हाँ जी, तो बीच में सेफ, तो बीच में ये तो क्लियर हो गया कि सब कुछ फिलहाल ये सिर्फ धमकी तक ही सीमित रहेगा। नहीं, धमकी नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रयास हुए होंगे, जिस हिसाब से उनकी 7.5 थी और पीछे केतु की दशा थी, तो उस हिसाब से। लेकिन अब ठीक होगा, बेटर है, आने वाला जो फेज़ है वो बेटर है। दूसरी बात देखिए, कुंभ राशि जो होती है ना, आप ये मान के चलिए, जो ज्योतिष के जानकार हैं वो इससे सहमत होंगे, कुंभ राशि जो होती है वो सबसे बड़ी वायु तत्वीय राशि होती है, और वो ब्रेन से चलते हैं, अंदर अंदर सोचते हैं, जैसे घट आप सुन, कुंभ का मतलब घड़ा, कुंभ के अंदर झांकते हैं, हम कुछ दिखता नहीं ना, पानी है, खाली है, आधा भरा है, दूध है, क्या है नहीं, जब तक बिल्कुल छलक ना जाए। आप ऐसे सलमान खान जी के दिमाग को, या जो भी कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको आप समझ नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है। दे विल नेवर एक्सप्रेस, नेवर शो, और वो लोग लड़ते हैं दिमाग से। तो देखो, ये तो पक्का है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अंदर सोच रहा होगा, कुछ ना कोई स्ट्रेटजी कर रहा होगा, और मुझे लगता है कोई हो सकता है कुछ सत्ता का परिवर्तन हो या कुछ और हो, ये कहीं ना कहीं ये भी अपने लगे हुए होंगे कुछ बदला लेने के लिए या इस मामले को सेटल करने के लिए। तो जो अंदर की बात है, लेकिन हाँ, जिस चीज़ के लिए लोग कंसर्न रहते हैं वो आपने जवाब दे दिया। मई के बाद सेफ है। ज्योतिषी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उनका जो स्टारडम है या आगे बढ़ना है, वो ज्योतिष से किस तरह से कनेक्ट होता है, उसकी वजह से किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, या वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता?
देखिए फॉलो करने और ना करने से तो फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छी दशा आ रही है तो रिजल्ट देगी, ठीक ना, तो खराब दशा आ रही है तो खराब रिजल्ट देगी। तो फॉलो करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, जो असर आ रहा होगा जीवन में आएगा ही। और मैं तो देखा अमूमन अधिकतर सेलिब्रिटी इसको मानते हैं। और जो लाइफ में ना अरविंद जी जितना ऊपर उड़ जाता है वो उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करता है। वही। और एक कहते हैं ना कि मिलेनियर्स में नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलीनियर्स डू। तो चाहे वो राजा हो, कहीं किसी पद पे बैठे हो, तो सेलिब्रिटीज करते हैं। इसमें देखिए अच्छी दशाएं इसमें होती हैं, खास तौर पे क्योंकि आप उस फेम की बात कर रहे हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आता है। तो यदि किसी के शुक्र की दशा बहुत अच्छी आई हुई है या केंद्र त्रिकोण हमारे इसमें हाउस होते हैं, उनकी कोई बहुत अच्छी दशा हुई है, कोई राजयोग ऐसा उसकी कुंडली में है, धन योग, उसकी दशा, ये इसमें मेन दशाएं हैं। तो ऐसी कोई दशा उसको मिल गई उसके लाइफ में तो वो उसको ऊपर खींच के ले जाती है। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा कि कई लोगों का मैं देखता हूँ कि भाई 40 साल की उम्र तक स्ट्रगल किया, काम नहीं मिला, और 40 साल के बाद मिला, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से वो ऊपर कर गए। और तो स्टारडम का राजयोग शाहरुख खान के लिए कहा जा सकता है? देखिए शाहरुख खान जी, जो आपने नाम लिया भाई साहब अरविंद जी, शाहरुख खान की कुंडली तो अपने आप में एक अपवाद भी है, अच्छा, और एक बहुत बड़ी सीख भी है। बहुत लोगों ने रिसर्च किया ज्योतिष में शाहरुख खान की कुंडली में। अदर देन हॉरोस्कोप, यानी अदर देन उनके टाइम को मैं नहीं मान रहा क्या टाइम है क्या नहीं है, लेकिन अगर 2 नवंबर 1965 का जो उनका जन्म है और दिल्ली का जो उनका जन्म है, यदि वो सच है तो देखिए उस दिन सूर्य नीच का होता है। अमूमन सूर्य उस दिन डेबिलिटेटेड था, अपनी कमजोर एक अवस्था में था, और उस दिन उस व्यक्ति का जन्म है। ऑल्दो तो एक तो नीच भंग भी हो रहा है, एक नीच भंग राजयोग होता है हमारे यहाँ। तो अमूमन जैसे आपने सुना होगा कि भैया नेम फेम के लिए सूर्य बहुत ज़रूरी है, फेम के लिए, अथॉरिटी के लिए भी ज़रूरी होता है, बट फेम के लिए भाई बहुत ज़रूरी है। और किसी का सूर्य नीच का भाई ये तो फेमस नहीं होगा। अरे भाई साहब, मुझे लगता है हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा फेमस व्यक्ति कोई नहीं है। नहीं, अगर मोदी जी और शाहरुख जी को मान लें तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के तौर पे इन 2 लोगों को जानता है। तो जो इतना बड़ा स्टारडम आया नीच के सूर्य के बावजूद, तो एक निश्चित तौर पर रिसर्च वाली कुंडली है वो। और दशाएं उनकी दिखता है वो उनकी कुंडली में, वो पैटर्न की जिस तरह हमने तो उन्हें टीवी पे भी देखा है उस टाइम जो दशाएं थी, और उसके बाद वो बेटर होता गया। तो कई बार ऐसा होता है प्रारब्ध में ना इंटेंसिटी नापना बड़ा मुश्किल है कि भाई फेम होगा। अब देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में 11-12 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन हर कोई महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर की तरह मशहूर नहीं है। 1 साल 2 साल खेल के निकल के एक बार हम नहीं भी पहचानते, है ना। तो या जो स्टारडम वाले हैं, तो वो उनकी दशाएं आई, लेकिन डेफिनेटली उनकी ऐसी कुंडली है जो रिसर्च वाली कुंडली है। और कभी मैं तो कहूँगा शाहरुख खान जी को, विवाह को देखें तो वो खुद ही अपना फर्स्ट टाइम शेयर कर दें तो काफ़ी मदद मिल जाएगी इस रिसर्च में। फिर भी लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो खैर सामने हैं जी, और वाकई उन्होंने राज किया है जी बिल्कुल, आगे भी वैसे ही बढ़ते रहे, अच्छी बात है। अच्छा, आपने मोदी जी का नाम लिया, जी, तो मोदी जी का भी जरा आप बताइए कि अभी क्या वो राज योग अभी भी जारी रहेगा? तीसरा टर्म है, बड़ी उपलब्धि उनके लिए तो खैर एक बहुत बड़ी बात है जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। देखिए वैसे तो जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, मैं ये मानता हूँ, एटलीस्ट दर्शकों को मैं बताऊँ, जो मैं टाइम लेता हूँ वो सुबह 11 बजे के आसपास का लेता हूँ, तो वृश्चिक लगन मैं बनाता हूँ। तो ऐसी कुंडली में वैसे भी जो भाग्योदय होता है ना, वो 40-42 साल के बाद ही होता है। 40 साल तक तो बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष होता है। और ये मैंने एक नहीं, मैंने बहुत सारे जो दोस्त होंगे वृश्चिक लगन के, वृश्चिक राशि के, और ख़ासतौर पर वृश्चिक लगन राशि कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल ही देख लीजिएगा। 40 वर्ष की उम्र तक काफ़ी संघर्ष झेलने को मिलता है, उसके बाद फिर जीवन के राजयोग उस तरह के आगे घटित होते हैं। तो अभी तो देखिए अपनी एक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड में चल रहे हैं। उनके वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड होता है मंगल, अभी तो मंगल की दशा चल रही है। तो मुझे लगता है नवंबर 2028 में उनकी ये मंगल की दशा खत्म होगी और राहु की दशा आएगी। 29 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कार्यकाल खत्म होने से पहले। तो ये तो आपके चैनल पे भी मैं कह रहा हूँ, तो दिसंबर 2028 भाजपा के अंदर अंतर कलह खुल के बाहर आएगी और सत्ता के लिए लड़ाई झगड़ा अपने पीक पे होगा। और मोदी जी भी उस झगड़े से या उस गुटबाजी से
काफ़ी परेशान होंगे और ये भी हो सकता है सत्ता 6 महीने पहले छोड़ दें। अच्छा, ये आहत होता है ना एक व्यक्ति, तो बाकी तो देखो वो एक कमांडर इन चीफ वाली उनकी कुंडली है। मेरा सवाल भी इसीलिए था क्योंकि इस तरह की बातें जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो जी। उठा रहे हैं कि अब जो है सरकार खतरे में आ सकती है क्योंकि कोलिजन की है वो मिलीजुली सरकार है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं लगता मुझे। आपको आपने पूछा तो इस साल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगले साल ज़रूर जून 2026 में, अगले साल आज से 1.5 साल बाद ज़रूर काफ़ी कुछ ना कुछ झटका आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुंडली में है। ये उनकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है, तो मैं तो प्रार्थना करूंगा स्वस्थ रहें एकदम। और लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के महीने जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। और दिल्ली के शासकों के लिए तो केजरीवाल जी भी आते हैं उसमें। अच्छा, उन पर भी है, उनके लिए भी सवाल है। और मोदी जी के लिए 26 में देखिए सरकार को भी कुछ ना कुछ थ्रेट तो ज़रूर आएगी, कुछ हसल बने, लेकिन उसको ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि अभी तो जो दशा है वो काफ़ी मजबूत है। केजरीवाल जी के लिए भी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं राहुल गांधी के बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा, राजयोग है उनकी ज़िंदगी में, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ अब उनकी लगातार दिखती रहती है, लेकिन है क्या ऐसा? देखिए, इसमें कोई बात नहीं कि वो व्यक्ति अपने स्तर पे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं उनकी, और रिएक्टिव भी नहीं है वो व्यक्ति, सदा वो मेहनत करते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हो, टफ है वो कि सत्ता पे काबिज होना। मुझे ऑल्दो उनका बर्थ टाइम नहीं पता, लगन कुंडली भी अगर वही लगन कुंडली है जो दर्शकों को बताऊं, जो मैं देख रहा हूँ 18 जून 1970, जो इंटरनेट पे हमें मिलती है, ठीक ना, यदि वही है तो भाई साहब टफ है। अच्छा। कि सत्ता के शीर्ष पे शायद ही कभी बैठ पाए, वो टफ है। और तो ये जो आप टाइम की बात बता रहे हैं, अगर टाइम कोई एग्जैक्ट बता दे तो क्या ये जो आप टफ बता रहे हैं वो पॉसिबल भी हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल भी हो सकता है, कुंडली चेंज हो जाएगी, यानी एकदम। देखिए, इसको उदाहरण के लिए बताता हूँ, थोड़ा विषय से हटेंगे। वैदिक ज्योतिष में, ठीक है ना, भारतीय ज्योतिष में समय की क्या भूमिका है, जिसके हम करते हैं, प्रैक्टिस करता हूँ। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक व्यक्ति एक कारपेंटर के पास गया, ठीक ना, और उसने कहा ये डेड बॉडी है, इसके साइज का कॉफिन बना दीजिए। कारपेंटर का काम बड़ा आसान है, वो अपना 2-4 घंटे बना देगा कॉफिन। अब वो सपोज कीजिए कॉफिन लेके गया और ये इसके साइज की आप डेड बॉडी ढूंढ लाइए, तो हो सकता है जीवन भर न ढूंढ पाए। तो जब ज्योतिष के पास आप सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस लेके जाते हैं, जो मिनटों तक में है, तो बहुत आसान हो जाता है ज्योतिषी का काम, उसकी इवेंट्स को देखना, उसके हॉरोस्कोप को समझना, बात करना। और जब आप कहते हैं कि टाइम ऐसा है कि टाइम का नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ ही है, तो उसमें पहले ही कॉम्बिनेशन प्रोपोजिशन अनेकों हैं, फिर तो और इन्फानाइट, यानी वो कुछ भी हो सकता है। हालांकि ठीक है, जैसे मैंने सलमान खान जी के कहा कि कुंभ राशि का 7.5 चल रही है, डेट के हिसाब से कुछ तो मिल ही जाएगा अगर रेट ठीक है। अब राहुल जी का भी क्या है कि अब वो इंटरनेट वाली डेट अगर ठीक है तो भी टफ है, ठीक ना। तो और वो ठीक नहीं तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर टाइम है तो काफ़ी हद तक फिर 1% बदल सकता है, विपरीत राजयोग भी लगते हैं, या स्थितियां ग्रहों की अलग हो जाती हैं, अलग राशि में ग्रह अलग तरह का फल देता है, तो वो हो सकता है। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जो डेटा है उसके हिसाब से, जो अभी का डेटा है उसके हिसाब से टफ है, मुश्किल लगता है मुझे कि शायद कभी प्रधानमंत्री की मुझ पर बैठ पाए। और अब आते हैं देश के दिल दिल्ली पे, केजरीवाल जी के बारे में बताइए जरा। देखिए, वापस मैं कह रहा हूँ, वापस की अरविंद जी की जो हॉरोस्कोप है, और मैं जो अगर 16 अगस्त 1968 वाली वो जो कुंडली है, यदि वो ठीक कुंडली है, तो देखिए इनकी दशा तो एक काफ़ी खराब शुरू हो चुकी है, ठीक ना। मुझे लगता है अभी शायद वापस आ जाए सत्ता में। तो ये तो दिख रहा है कि हाँ, दशा खराब हो चुकी है। और ये जो अभी उनके साथ जो यानी मई 2026 जो मैंने आपको कहा था, जो एक भारत की भी एक कुंडली होती है, उसको भी हम देखते हैं, ठीक ना। यानी भारत की नहीं, सॉरी, इंडिया की 1947 वाली, जब आज़ाद हुआ था, तो उसके हिसाब से भी, और इनकी इंडिविजुअल कुंडली जो मैं देखता हूँ, बनाता हूँ, उस हिसाब से भी
काफ़ी दिक्कत में आ सकती है। और ख़ास तौर पे अगला साल, वापस मैं कह रहा हूँ, मई 2026 काफ़ी ज़्यादा ख़राब इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके मुकदमों वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा सकता है। अगला साल मई 2026 एक साल का इनका एक केतु का फेज़ स्टार्ट होगा, जिसमें स्वास्थ्य के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा और वापस कहीं मुकदमे कुछ गलत ना खुल जाएं, कोई गिरफ्तारी कुछ इस तरह का कुछ तो काफ़ी ख़राब है। तो ये तो संकेत स्वास्थ्य को लेके तो खैर मिलते रहते हैं, और बाकी अभी जो चल रहा है उसमें तो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हो और धीरे धीरे इस व्यक्ति की भी ना मुझे लगता है डिटैचमेंट आ जाएगी पॉलिटिक्स को लेके। ऑल्दो मैं इनका कन्या लगन मानता हूँ, ठीक, तो थोड़ा सा वही मैं कह रहा आपसे कहा कि काफ़ी पर्पसफुल है और अपना काम कैसे चाहिए उनको पता है, कैसे पर्पस सॉल्व करना है, उनकी सेंस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। तो कन्या लगन को आपने बताया था जो व्यक्ति बदलता रहता है, तो वो वही बदलते तो रहते ही हैं भाई साहब। 2025 भारत के लिए या इंडिया के लिए, पहले तो जरा इसका अंतर बता दीजिए। देखिए भारत तो 1947 वाली जो भारत तो जो है, देखिए भारत एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक का नाम है, तो वो तो सदा से हजारों हजार साल से रही है, उसकी तो कोई कुंडली बन नहीं सकती। इसको हम सनातनी बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है नहीं। अब जो इंडिया का जन्म हुआ वो 1947 को हुआ, ठीक है ना, कि भैया तो हम एक कुंडली बनाते हैं 15 अगस्त 1947 रात के 0001, ठीक ना। तो रात को उन्होंने, जब नेहरू जी ने आकाशवाणी पे कहा कि आज से हम आज़ाद हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और हम आज से आज़ाद हैं, वो घोषणा करी, तो हम उसको मानते हैं कि भाई आज एक देश का जन्म हुआ। ऐसे ही हम पाकिस्तान की भी कुंडली बनाते हैं, उसकी 14 अगस्त को उन्होंने कर दिया कि हम पहले आज़ाद होंगे, तो उनका 14 अगस्त को हुआ। तो ऑल्दो उस टाइम ग्रह दशाएं बहुत अच्छी नहीं थी, तो तब भी हमारा वाला थोड़ा बेटर मानूंगा मैं, थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर, तो उसकी कुंडली बनती है, तो वो इंडिया की ही हो सकती है, भारत की नहीं हो सकती, तो ये अंतर है। तो अब इंडिया की कुंडली में भी किस तरह ग्रह बैठे हैं, इसको मुंडेन एक जो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी होती है उसका भी एक पार्ट है, ये किस तरह से बैठे हैं। तो देखिए, एक तो क्या है, ऑल्दो सितंबर में आएगा, सितंबर 2025 को उस कुंडली में मंगल की दशा आएगी, और अभी भी जो ग्रह दशाएं 2025 की जो चल रही हैं उसमें मंगल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। और तो मुझे ऐसा लगता है 2025 में युद्ध होने की काफ़ी संभावना है कि भारत यानी इंडिया युद्ध लड़े। अच्छा, हाँ, वो सितंबर 25 में आएगा, उससे पहले भी हो सकता है कि युद्ध की संभावना है, चाहे वो छोटा युद्ध हो, एक सीमित युद्ध हो, एक सीमित क्षेत्र का, या वो एक बड़ा कोई 10 दिन की कोई इस तरह की कोई स्ट्राइक हो, लेकिन कुछ युद्ध हो सकता है, युद्ध की काफ़ी संभावना बनेगी। युद्ध तो हम इससे समझते हैं कि कोई दूसरा देश उसमें शामिल हो। जी जी, देश की, मैं आंतरिक युद्ध की बात नहीं कर रहा, मैं कोई गृह युद्ध की बात नहीं कर रहा, मैं भी दूसरे देश से ही युद्ध की बात कर रहा हूँ। तो जो मंगल की दशा आएगी उस हिसाब से, और चांस है आपस वालों से ही हो, चाइना से नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मंगल इंडिया की कुटुंब भाव में बैठा है। कुटुंब का मतलब यानी आप पड़ोस रिश्तेदारी आप मान लो, तो जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान जो है इधर उधर, यहाँ पे एक हो सकता है कि इंडिया को युद्ध देखने को मिले। चलिए, बड़ी बात आपने बता दी, और अगर ये सत्य होता है तो एक बार फिर हम मिलेंगे। और जी, हालांकि मैं खुद प्रार्थना करूंगा कि मेरी भविष्यवाणी ये सत्य ना हो, क्योंकि जाने जाती हैं, नुकसान होता है, लेकिन चांसेस हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि ये साल 2025 भारी है, तो क्या सब पर भारी है? आप देश के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं या लोगों के दृष्टिकोण से? अब देश के लिए भी पूछ रहा हूँ, और सब पर भारी जब कहा जा रहा है तो सब पर मतलब क्या लोग भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे? लोग डेफिनेटली, देखिए हमारे एक मुंडेन शास्त्र होता है जो चलता है, तो जैसे कोविड वाला जो टाइम था, जिस टाइम पे जीवकारी जो ग्रह थे वो पीड़ित थे, तो सभी पे भारी था, ठीक ना। ठीक है, कुछ लोगों ने पैसे भी कमाया होगा, किसी पे कम फर्क पड़ा होगा, लेकिन भारी सब पे था। तो ये जो 29 मार्च जो पहला हमारा ग्रहण आएगा इस वर्ष का, तो वो जो मार्च अप्रैल मई है वो थोड़ा सा ऐसा है, या शुरू के जो 6 मंथ्स हैं इस साल के, वो ऐसे हैं जिसमें युद्ध बढ़ेंगे, वैमनस्यता बढ़ेगी, कोई बीमारी बढ़ेगी। जो 6 महीने जो हैं
वो ओवरऑल सबके लिए, देखो युद्ध किसी के लिए भी हो, किसी भी देश में हो, किसी जगह हो, गलत है। और जो उठापटक है, राजनीतिक विषमता है, वो सब बढ़ेंगी। और उसी तरह से शेयर मार्केट वगैरह के लिए भी कुछ दिन बीत भी चुके हैं, आपने देखा होगा, तो सब वो चीज़ें खराब वाली साइड पे ही इंक्रीज हो रही हैं। जो बाद के 6 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी चीज़ें सेटल्ड होंगी उसमें, जून के बाद और जुलाई ऑनवर्ड्स। तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं 2025 की एनर्जी को। पहले 6 महीने थोड़े ज़्यादा ख़राब हैं, अगले 6 महीने बेटर हैं। और बीच में भी उसमें मैं एक टाइम कहूँ तो जो 15 मार्च से लेके और 15 मई तक का जो फेज़ है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उठापटक वाला है। और व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखें तो राशियों के सभी राशियों के लोगों के लिए भारी साल है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। व्यक्तिगत तो आपकी एल्गोरिथम अपनी चल रही है। तो कई बार तो हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुनिया के लिए खराब टाइम होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, उसी टाइम पे पैसे कमा रहा होता है। तो वो हर एक का अपने अपने हिसाब से चलता है। और अगर इंडिया के लिए जैसे आप जो पूछ रहे थे, तो देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा ना अपने जो सूर्य की जो ताकत है, सूर्य और मंगल का, सूर्य राजा है इस वर्ष, तो सूर्य और मंगल की ताकत दिखाएगा। वो एक सोवरिन अथॉरिटी इंडिया दिखाएगा पूरी दुनिया को। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हो सकता है युद्ध भी हो जिसको हम जीतें और किसी को बहुत अच्छा एक लेसन दें। और पूरी दुनिया के सामने जो भारत की ताकत है वो उभर के आएगी और काफ़ी लाभ की स्थिति में भारत की पोजीशन बनेगी। और ऐसा भी हो सकता है कुछ बड़े बड़े नेगोशिएशंस में इंडिया लीड करे। जैसे आप सपोज ये रशिया यूक्रेन युद्ध है या कुछ और है, उसमें करे। तो ये जो पूरा साल है 2025 का, शुरू से एंड तक, उठापटक के बावजूद जो इंडिया एज ए सोवरिन कंट्री जो है, अथॉरिटी जो, वो बहुत उभर के आएगी। और जो भी भारत के कोई शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो काफ़ी हारेंगे और उनको अपना सबक सीखने को मिलेगा। तो 2025 भारत की अथॉरिटेटिव ईयर के तौर पे याद किया जाए। मतलब देखने का 2 नज़रिया है कि एक तो भारी है ये साल, लेकिन वो अंत तो गत्वा वो अच्छा, अंत भला सो सब भला, तो अंत में निश्चित तौर पे विनर बन के निकलेंगे। अच्छा, ज्योतिष को लेके ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ का प्रेडिक्शन है, लिखित है। तो एक सवाल जो आम जनमानस में घूमता रहता है, मैं वो भी उसको आपके नज़रिए से समझना चाहूँगा। गीता की बात अगर कर लें तो दूसरा अध्याय और 47वां जो 47 श्लोक है, वो ये कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी बिल्कुल, कर्म फल और कर्म की बात कही जा रही है, कर्म फल की चिंता की है, मतलब कर्म की प्रधानता की बात कही जा रही है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर सब कुछ लिखित है, तय है, तो कर्म का क्या रोल है उसमें? आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए थोड़ा सा इस उत्तर में ना समय लूँगा, क्योंकि ये जो उत्तर है बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को मदद कर सकता है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत सालों से चला आ रहा है और चला आ रहा है। बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, कहते हैं कि यार सब लिखा है तो आराम करो। देखिए किसको याद कीजिए, जो आपने अरविंद जी कहा, देखिए बात क्या है। पहली बात तो जीवन जीने की ना 2 विधाएं हैं, 2 धाराएं हैं। आप किसी एक धारा में बह सकते हैं, एक को अपना बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप गीता के कर्म का सिद्धांत अगर आप मानेंगे, तो मैं कर्म कर रहा हूँ एंड आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ। उसमें अच्छा हो बुरा हो वो मेरे फल का परिणाम है, वो मेरे को सहर्ष स्वीकार है और मेरी उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक ना भाई सब। और अगर कोई भाग्य की विधा पे चलेगा, दूसरी धारा भाग्य की धारा है, प्रारब्ध की धारा है कि मुझे मिला है, तो उसमें भी जो मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे मिला। उसमें जो अचीवमेंट्स हैं मैं उस पर चौड़ा नहीं होऊंगा क्योंकि वो मिली हैं। जो फेलियर्स हैं वो कोई लेसन थे, मैं उसको लेसन ले लेता हूँ और मैं उसकी एक सीख ले लेता हूँ। या कोई बुरा टाइम है ही नहीं, मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा तो वो बराबर हो गया, डिसॉल्व हो गया, मैंने उसको भोग लिया। मैंने अपने पास जन्म का, क्योंकि हम मानते 5 जन्म का कर्म का कोई फल था, वो मैंने भोग लिया। अब भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और खास तौर पे हमारे यहाँ की क्या दुर्दशा हो गई, 99% लोगों ने कोकटेल बना दिया है भाग्य और कर्म का। जब वो कर्म में कुछ अच्छा पाते हैं, ठीक ना, जब मैंने कोई अचीवमेंट करी, मैं फर्स्ट आया, मैंने पैसा कमाया, नाम कमाया, मैं कुछ जीता, मैंने कुछ, है नहीं, तो मैं कहता हूँ मैंने किया, मेरा कर्म। और जब कुछ खराब हुआ, कोई घाटा हुआ, कोई फेलियर हाथ में आया, आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ, या आपने कुछ ऐसा कर लिया, आपको प्रताड़ना सहनी पड़ी, कुछ गलत हुआ जीवन में, कहते अरे भाग्य था,
वो भाग्य की वजह से हुआ है, वो किस्मत खराब थी मेरी ना, मैं तो अच्छा हूँ। तो अहंकार को बचाने के लोगों ने साधन जुटा लिया, ठीक ना। और जो आपका मूल उस प्रश्न पे भी आए, देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म प्रधान है, ठीक। और भगवान कृष्ण की ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों योनियों को से निकल के आत्मा मनुष्य जन्म लेती है और मनुष्य जन्म में बहुत बार आती है। और आप और मैं हो सकता है महाभारत के समय में भी हो और आज भी है। तो भाई साहब आपका जो कर्म का लेखा जोखा है, आपका भाग्य है क्या? जो कुंडली मैं पढ़ रहा हूँ वो किसी की कुंडली क्या है? अरविंद जी की अगर मैं कुंडली पढ़ूँ तो अरविंद जी ने जो लेखा जोखा जो कर्म किए हैं उनकी आत्मा की यात्रा ही तो वो दर्शा रही है। क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या उनका झुकाव किसी पर्टिकुलर जगह है तो क्यों है। तो जैसे मैं हमेशा एक चीज़ कोट करता हूँ, तो अच्छा आप इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी आपका वर्तमान कर्म चेंज कर रहा है। अच्छा, लेकिन जो आपकी किस्मत है ना, वो आपको एक गोल दे रही है, टास्क दे रही है। अब उस पर कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, या उसकी इंटेंसिटी आपके वर्तमान कर्म से कैसे निकल के आ रही है। कर्जा है, कर्जा अच्छे के लिए भी होता है। आपको होम लोन मिल गया, किसी को होम लोन नहीं मिल रहा, बड़ा परेशान है, कर्जा नहीं मिल रहा, आप समझ रहे हो। तो कर्जा है, कर्जा अच्छे वाला कर्जा लिया उसने, और कर्जा है वो यूजफुल कर्जा हुआ, कर्जा लिया, फैक्ट्री खोली, करोड़पति बन गया। और एक कर्जा भाई तो कर्जे में दब गया आदमी, कहीं 5-5, 10-10% दे रहा है, मर गया, घर बिक गया। तो इंटेंसिटी आपका वर्तमान कर भी निर्धारित करता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर लूँ कि जो ज्योतिष के हिसाब से जो लेखा जोखा आप बता रहे हैं, तो वो सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है, प्रारब्ध जिसे आप कह रहे हैं, जैसे पुराने जन्मों का भी लेखा जोखा उसमें इंक्लूड है। अगर आप कुछ गलत या आप कुछ भोगने जा रहे हैं तो सिर्फ अभी का नहीं है, वो पुराना भी हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको, जो ज्योतिष जानते हैं अरविंद जी, वो समझेंगे मेरी बात को। और भारत में वो बहुत बड़ी संख्या है, भारत के बाहर भी है। सपोज कीजिए किसी की कुंडली में हम कहते हैं उसका मंगल नीच का है, ठीक ना, या बृहस्पति नीच कमजोर है, ठीक ना। तो वो कुछ दर्शा रहा है, बृहस्पति कमजोर क्यों होगा किसी की कुंडली में। कि सपोज करो किसी ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया हो, पिछले जन्म में या जन्मों में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया हो, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने नॉलेज का यूज किया हो, ठीक ना। या अपने ज्ञान का जो उसको गुरु से मिला उसने आगे बांटा नहीं, ही वॉज बैड कस्टोडियन, खुद ही लेके मर गया, किसी को देने से बटा। या वो संचित कर्म, संचित धन का लॉर्ड होता है बृहस्पति, कि भाई साहब गांव में अकाल पड़ा, लाला जी के पास तो बहुत अनाज था लेकिन उन्होंने दिया किसी को नहीं, ये किसी के पास कुछ था तो उसने अपने संचित धन का दुरुपयोग किया, ठीक ना। या दुरुपयोग करके ज्ञान को जुटाया या संचित धन को जुटाया, या गुरु के साथ किसी ने धोखा दिया। तो इस जन्म में भाई साहब बृहस्पति खराब रिजल्ट आ रहा है, ना वो संचय कर पा रहा, अपने नॉलेज से ऊट पटांग डिसीजन ले रहा है और अपने घाटे खा रहा है, ठीक। कुटुंब में भी उसकी लड़ाई है, कलह है, बृहस्पति खराब है, ठीक। अब कई बार वो, तो इसका उपाय क्या है? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि उपाय क्या, अगर ऐसा है तो कहने वाले तो कह देंगे भाई आपके पूर्व जन्म का सब। भाई साहब उपाय ये है कि वो बृहस्पति चीख चीख के चिल्ला रहा है, भाई अब आप आपके पास जो भी आपके पास नॉलेज है, रिसोर्सेज है, वो कल्याण में लगाओ, उसको शेयर करो, अपनी नॉलेज शेयर करो। आपके पास जो है, जो धन है, संचित धन है, उसको कल्याण पे लगाओ, अपने गुरु की सेवा करो। और किस तरह आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपके धन से, आपके रिसोर्स से किस तरह जनमानस का कल्याण हो सकता है, उसको उसमें लगा दो। आपके बृहस्पति का वो जो कर्म था वो डिसॉल्व हो गया और तुरंत उसी दिन से ना चीज़ें बदलने लगेंगी, उसी दिन से। अब आप ये है कि यहाँ ये चने के पेड़ पे ये चढ़ा दो, या ये केले के पेड़ पे ये चढ़ा दो, सरसों फेंक दो, भाई साहब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उपाय नहीं, आप वो भी करो। लेकिन अगर आप मूल उस पे विषय पे नहीं जाते, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदलेगा, सेम इंटेंसिटी जाएगी। ये जो आपने बोला कि ये चने के पेड़ पे ये चढ़ा दो, या टोना टोटका की बात है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये भी समझ लूँ कि उपाय की जो आप बात कर रहे हैं, तो उपाय में पत्थरों को भी धारण किया जाता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो रोल प्ले करता है या फिर वो व्यवसाय का एक जरिया भर है, या वो है भी तो कुछ लोगों ने उसे व्यवसाय बना रखा है? नहीं, देखिए रत्न मदद तो मैंने देखा कि करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। रत्न ही मदद करता है मैं ये नहीं कह रहा, वो मात्र एक उपाय है, एक मात्र उपाय नहीं है, ठीक, मात्र एक उपाय है। लेकिन मैं खुद नहीं पहनता, कोई स्टोन आप मेरे हाथ में नहीं देखेंगे,
तो देखिए क्या है कि हमारे यहाँ की हजारों लाखों साल में रत्न बनता कैसे, अगर आप थोड़ा उसको समझे। रत्न आप पहनते क्यों नहीं है जब आप मानते हैं उसको, तो पहले ये बताइए। नहीं तो उस ऊर्जा को केवल रत्न के माध्यम से नहीं लिया जा सकता, उसको मंत्र के माध्यम से भी लिया जा सकता है, उसको ध्यान के माध्यम से भी लिया जा सकता है, उसको भक्ति के उसको और माध्यम से भी लिया जा सकता है, ठीक ना। तो जब रत्न हजारों लाखों सालों में बनता है भाई साहब, नेचर कोई स्टोन को आप बनने की प्रक्रिया देखोगे ना, हजारों लाखों साल तक कोई पर्टिकुलर कोई केमिकल कंपोजिशन, कोई मैटर हजारों लाखों साल तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में दबा रहे, इतने भार में दबा रहे, तब जाके नेचर ने वो रंग दिया है, बनाया है। अगर आप देखेंगे और ये बहुत खूबसूरत। तो वरना ग्लास क्यों नहीं पहन लेते? मैंने अपने गुरुजी से कईयों से पूछा, मैंने कहा ये शीशा क्यों नहीं पहन लेते? सेम कलर का शीशा पहन लेते हैं, कलर थेरेपी देनी है तो उन्होंने कहा बेटा शीशे को तो तूने अभी रंग दिया है, ये लाखों साल में नेचर ने बनाया है। तो वो अब सपोज करो हमारे जैसे ग्रहों के भी कुछ रंग दिए हैं, 7 चक्रास के भी रंग दिए हैं, उसी से इसको जोड़ के इसको थेरेपी को देखते हैं। तो अगर कोई ग्रह की कोई आपका डिस्टर्ब है तो वो आपका चक्र डिस्टर्ब है, और वो उस चक्र का, उस ग्रह का यदि आप कलर थेरेपी लेते हैं, उस रत्न को पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस बैलेंस होते हैं, आपके माइंड में वो वेव जो आप कमी है, ये आपके उसकी येलो कलर की कमी, आप इसे तो आपने एक नेचर का वो येलो कलर ले लिया, तो वो काफ़ी हद तक असर लेता है। वो मैंने तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको बताऊँ अरविंद जी। जो लोग नहीं मानते थे तो मैंने खुद भी पहन के देखा, और लोगों को खास तौर पे मैंने, जो नहीं मानते थे और राजी थे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए, मैंने उनको बिल्कुल सूट नहीं करता रत्न, मैंने उनको वो कहा कि ये पहन के देखो 15 दिन। मैंने कहा आप तो मानते ही नहीं इससे कुछ होता है, तो अच्छे की बजाय बुरा पहन के देखते हैं क्या कुछ बुरा होता है। 90% लोग तो पीछे हट गए कि भैया क्यों पंगा लेना। मैंने कहा तुम मानते ही नहीं तो पंगा लेने में दिक्कत क्या है, लेके देखते हैं एक बार। कुछ लोग हिम्मत वाले थे, कह रहे अच्छा आप दे दो, मैंने दिया। अब यकीन मानेगा 1 हफ्ते में लौटा के गए, 2 दिन में लौटा के गए। ये भाई साहब जिससे पहना है सर भारी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सड़क पे चलते। आप मूंगा पहनाओ जिसको मूंगा सूट ना करता हो, मिथुन लगन, कन्या लगन, मिथुन राशि कन्या राशि वाले लोगों को, या और शनि के लगन और राशि वाले लोगों को, भाई साहब उनके परिणाम है, वो कहते हैं हम सड़क पे किसी को मारने का मन करता है। मतलब ये काम करता है, काम करता है, तभी तो पता कैसे चलता है, लेकिन काम करता है। ये भी तो है ना कि कहीं ना कहीं अगर ये बदनाम हुआ है तो उसके लिए कुछ अलग तरह के लोग जिम्मेदार हैं। वो पूरा डेफिनेटली जब किसी चीज में बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, या पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, या मात्र एक उपाय कह के किसी चीज को दिया जाता है। अब एक बात बताओ ना कि यार रत्न जो मुख्यतः जो नवरत्न है, 10 रत्न है, वो भाई इतने महंगे हैं, कहाँ से कोई आदमी लेगा? किसी के पास पैसा नहीं। तो मात्र एक उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय यार, नहीं करे कोई मंत्र करे, नहीं करे ध्यान करे, नहीं करे कुछ और करे, बहुत सारे रास्ते हैं तो जिससे उससे आगे जा सकता है। लेकिन ये भी मैंने देखा है काम करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल जो आ रहा है वो टोना टोटका, नज़र, उस पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और इसका क्या कोई संबंध है हमारे इस तरह की परंपरा से, ज्योतिष से, या यही एक क्षेपक है, ऐसे ही जोड़ा गया है? देखिए ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सही ना। परंतु जब ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए विद द ग्रेस ऑफ गॉड 30,000 लोग हॉरोस्कोप मैंने देखे होंगे, तो इतने लोगों से मिला, चाहे पर्सनल मिला या ऑनलाइन मिला अपनी पूरी यात्रा में, तो लोग कहते हैं नज़र लग गई, ठीक ना। फिर मैंने बड़ा समझा इस चीज़ को, और क्या है, लगती भी है क्या वाकई लगती है, क्या वाकई टोटका काम करता है, टोना काम करता है। देखिए नंबर 1 तो क्या है, वी आर द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम, जो मेरा पूरा अनुभव है। द मोमेंट यू अलाउ योर सेल्फ कि वही मुझे नज़र लग सकती है, अब ये बात समझिएगा, आप जो हो आप ही परमात्मा हो अपने, और आपने अलाउ कर दिया वो मुझे नज़र लग सकती है किसी की, मुझे लगता है मुझे 2 दिन अच्छे नहीं गए, मुझे नज़र लग गई किसी की। द मोमेंट आपके बिलीफ सिस्टम ने अलाउ कर दिया कि आपको नज़र लग सकती है, अब आपको 100% लग सकती है भाई साहब, और वो नज़र उतारने से ही उतरेगी। तो वहाँ भी बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, उतारने में भी कर रहा है, और क्या उतरेगी कैसे, है नहीं। तो वो बिलीफ सिस्टम है। जैसे मैं ये मानता हूँ, जैसे कि बिल्ली की रास्ता काट गई, ठीक ना, अब मैं मानता हूँ भैया जो हम आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, तो भैया हम तो मानते हैं कि अद्वैत में अगर आप मानोगे तो कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा है।
एक ही जो सत्य है अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है, आप उसको देख रहे हो। तो बिल्ली, मैं तो कहता हूँ परमात्मा आशीर्वाद देगा। बहुत छोटी उम्र से मेरे पिता ने कहा जी बिल्ली रास्ता काट गई, कह रहा मैं भगवान आशीर्वाद दे गया, चलो आगे। तो बड़ा अच्छा यार, मैंने कहा ठीक है यार, भगवान आशीर्वाद दे गया। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा, अगर आप ये मानने लगे हैं कि कण कण में क्षण क्षण में परमात्मा है, और आपका ये बहुत कोर बिलीफ सिस्टम है, ऊपर सुपरफिशियल नहीं, ये आप बिलीव करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर कोई नज़र, कोई टोटका, कोई टमका, कोई इस तरह का आपका कुछ भी नहीं कर सकता। और कुछ चीज़ें क्या है कि जो फिर मैंने और भी सोचा, मैंने कहा लिखा क्यों, गांव वालों से, बहुत लोगों से मैं बात करता था, परमात्मा ने एक्सप्रेशन दिया, मैंने बहुत लोगों से बात करी। तो देखिए मुझे ये समझ में आया कि पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। बिल्ली वगैरह पहले खुले इलाके थे, बिल्लियाँ कहीं से अगर जाती हैं कहीं हैं तो भाई साहब बिजली वगैरह गिरने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप थोड़ा रुक जाओ, ठहरने के लिए था ये भाई, ऐसा ना हो बिजली कड़के और वहीं गिरे। बिजली कोई रास्ता छोड़ रही है तो उसको आभास हो जाता है, पहले आभास हो जाता है। अच्छा। तो कुछ को हम संकेतकों के तौर पे करते थे, आप शकुन, आप समझ रहे हो, संकेतक के तौर पे करते थे, अब इसमें मान लिए। और ऐसे ही जो टोटके रमके हैं, आप सोचें देखो कि ऐसे करके चौराहे पे कुछ फेंक दो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अरे भाई किसी का मंगल खराब है, तू अपने भाई का कोई हिस्सा खा गया था, या तूने बलात् किसी पे कुछ ऐसा किया था कि बल से किसी का शोषण किया था, इस वजह से आपका मंगल खराब हुआ है जीवन में, ठीक। और आप सोचो आप कुछ चौराहे पे फेंकने से आपका कर्म कट जाएगा, कर्म नहीं कटना। आप अपने बल से अब लोगों का भला कर लो। आप कभी अपने कसम खा लो कि मैं अपने कर्म वचन वाणी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, भाई साहब देखो वो मंगल ठीक रिजल्ट देने लगेगा। तो वो उस तरह की थ्योरी, मतलब इस तरह के टोने टोटके में मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं जो कहीं ना कहीं आपको करनी चाहिए थी और वो इंसान नहीं कर रहा था, तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया, ऑब्लिगेशन कर दिया गया, बना दिया गया ताकि लोग करें इसको, ताकि लोग कर लें, बस ये है कि किसी तरह। क्योंकि देखिए पहले क्या है, अगर आप देखो कम्युनिटी लिविंग थी, तो कम्युनिटी लिविंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि भाई ये सभी के लिए है, ठीक ना। तो उसको एक जोड़ दिया कि भाई इसको हर एक को, तो देखो रैशनल लॉजिकल लेवल पे समझाना मुश्किल है, परंतु उसको लाभ हानि के तौर पे समझाना आसान है। बुरा होगा अच्छा होगा, कि ये तू करेगा अच्छा हो जाएगा, ये तू करेगा बुरा हो जाएगा। आप नदियों का पढ़े, ऑल्दो हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, हमने तो अपना ही सारी नदियों को हमने दूषित कर दिया। वरना नदी में, गंगा में स्नान के लिए पता है क्या लिखा है, आप नहा के गंगा में स्नान करने जाएं, नहा कर। लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, या आप तो हम नाले ही बहा रहे हैं उनमें, ठीक ना। तो नदी के लिए क्या है, पाप लगेगा, नदी में कुछ गिर दोगे पाप लगेगा, नदी के पास मल करके कुछ करोगे पाप लगेगा, ठीक ना। तो आप समझिए वो आसान था, आगे कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, तो वो तो कहानियां बन गई। परंतु वही है कि इसका ज्योतिष से तो वैसे डायरेक्ट कोई लेना देना है। और धर्म ऐसी चीज़ है देश में कि अगर उसके जरिए कोई बात कही जाती है तो लोग उसको मानते हैं, भले ही डर पैदा करके कहा जाए। हाँ, यानी वैसे तो बोला पाप लग जाएगा। हाँ देखिए, अब उसको धर्म का, ठीक है, धर्म का नाम हमें देना पड़ता है क्योंकि हम रिलीजन वर्ड में उलझ गए हैं, वरना धर्म इति धारण है, तो धर्म तो वो है जो आप धारण कर रहे हैं, ठीक ना। तो बड़ी बात कही आपने, ठीक है। अच्छा, ये मंगल दोष को लेकर थोड़ा सा आप बताइए, विवाह में ये बड़ी बातें होती हैं इसको लेके, ये किस तरह से काम करता है और कितना प्रभावी है, इसका कोई मतलब है? देखिए मैं बात, अगर कोई बहुत उठा हुआ आदमी है जो खुद को समझ रहा है, ज्योतिष के माध्यम से समझ रहा है या अपने को समझ रहा है, तो शायद उतना प्रभावी ना हो। परंतु मंगल का मतलब क्या है, आप इतना मतलब समझ लीजिए, मंगल का मतलब है कि आपका टेम्परामेंट, आपका अग्रेशन और आपका रिएक्शन किसी सिचुएशन में कैसा हो। और मांगलिक जिसको हम कहते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर अग्रेशन जो है उसके पार्टनरशिप, उसके विवाह स्थान से जुड़ा हुआ है। इसमें बड़ा एक अच्छा आपको बताता हूँ अरविंद जी, कई बार जो मांगलिक होते हैं ना, ज़रूरी नहीं वो अग्रेसिव हो, लेकिन मांगलिक यानी उसके सप्तम भाव, यानी उसकी शादी के घर से, उसके मंगल घर से वो चीज़ जुड़ी हुई है। तो कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं, वो कहते हैं जी मैं अगर अपने पति के लिए पूरी दुनिया में जाके कह दूं कि ये गुस्सा करता है, कोई यकीन नहीं मानता, मेरे घर वाले मुझे झूठा ला देते हैं, इतना वो प्रेममयी साधारण सा उसका व्यवहार होता है। कह रही लेकिन ये भी है कि दुनिया में मुझसे ही लड़ता है या मुझसे ही लड़ती है, मांगलिक नॉन मांगलिक में। तो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस के लिए हम इसको देखते हैं कि आपकी फिर बातचीत नहीं होगी, आपका आर्ग्यूमेंट होगा।
आप रिएक्ट करेंगे या आप झगड़ा करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो अगर दो मांगलिक की शादी हो जाती है या दो नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है तो काफ़ी हद तक ये मान के चलते हैं कि उनके मंगल की कंपैटिबिलिटी बन गई, तो झगड़ा नहीं होगा या वो उस रिएक्टिव पे या उस अति पे नहीं पहुंचेगा जिस पे वो नुकसान दे सकता है। बाकी तो ठीक है, मियाँ बीवी का रिश्ता एडजस्टमेंट का है, जो मान के चलेगा उसकी चल जाएगी, जो नहीं मान के चलेगा नहीं चलनी। लेकिन अगर ऐसा हो गया है जहाँ आर्गुमेंट हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि अगर वो मांगलिक है वो लोग, तो उसका कोई उपाय होता है या वो होना ही नहीं चाहिए, शादी होनी ही नहीं चाहिए थी? नहीं, शादी देखिए एक तो समझ है, अगर आपको पता है तो देखिए मैं तो एक हमेशा कहता हूँ, और मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं देता हूँ, देश में विदेश में बहुत सारे क्लाइंट्स को देता हूँ, कपल्स को, जो कपल शादी करने जा रहे होते हैं ना, मैं उन्हें एक प्री मैरिज एक कंसल्टेंसी देता हूँ 60 to 90 मिनट्स की। दोनों लोग, हम 3 लोग जूम पे होते हैं या कुछ जो मिलने आते हैं, 3 लोग बैठते हैं, लड़का लड़की वर वधू और मैं। भाई पहले बता दो कि भाई इसका इस पर्टिकुलर स्थिति में इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, इसका इस पर्टिकुलर स्थिति में इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, बेस्ट केस सिनेरियो है, या इसके ये 5 डूज एंड डोंट्स है जो आप स्वीकार कर लो, इसके 5 डूज एंड डोंट्स है जो आप स्वीकार कर लो। और वो अगर समझ जेन्युइनली बन गई, वो अवेयरनेस बन गई और वो स्वीकारता बन गई, तो उतना दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अगर नहीं बनी और सिंपल हो गई है तो देखिए मंगल का डेफिनेटली, मंगल का एक जो मंगल की पूजा होती है, साधना होती है, और मंगल को हम पृथ्वी का ही एक हिस्सा मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि उज्जैन में कभी पृथ्वी में का ऐसा वो शॉट हुआ था कि उज्जैन से, यानी ये मैं सुपरनोवा के कुछ टाइम बाद की आपको बात कह रहा हूँ कि पृथ्वी के एक हिस्से से टूट के मंगल ग्रह बना है, कि पृथ्वी टूट गई। तो उज्जैन में मंगल देव जी का मंदिर है, जैसे ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, तो मंगल देव जी का उज्जैन में मंदिर है, वहाँ हम करते हैं। या हम कार्तिकेय स्वामी को मंगल का स्वामी वो मानते हैं, तो दक्षिण भारत में लोग कार्तिकेय की पूजा करते हैं, उत्तर भारत में हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, या उज्जैन में जो जाके जो पूजा कराते हैं। तो फर्क तो पड़ता है उसका, क्योंकि जब आप किसी रिचुअल को कर रहे हैं तो अभी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, आप मेरी बात समझिएगा। 2 लोग किसी चीज़ को रिचुअल को कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ना, तो वहीं से उनकी इच्छा, उनकी चेतना खुलती जाती है और उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो कराना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कराना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है। हाँ, समस्या है तो समाधान भी है, और अंत समाधान तो हमारा यही है कि ईश्वर के शरणागत होना, वही एक अंत समाधान है। बढ़िया। दशा और महादशा, ये अक्सर हम सुनते रहते हैं, तो इसको थोड़ा समझाएं आप। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि होरोस्कोप इट्स लाइक ए व्हीकल, ठीक ना। अब जो दशा महादशा, जो दशाएं हैं, इट्स लाइक ए रोड, हाईवे। कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब मारुति 800 भी अगर आगरे वाले हाईवे पे चढ़ जाए तो ड्राइवर कहता है मैं मज़े में हूँ, ऑटो में स्पीड को एंजॉय कर रहा हूँ, 150 लिखा है 140 पे चल रहा हूँ, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है मर्सिडीज़ भी ट्रैफिक जाम में स्टक हो जाती है, तो कुछ नहीं कर सकती। मोटरसाइकिल भी, या रोडलेस जगह जहाँ के लिए वो बनी नहीं, कहीं ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में चली जाए तो ट्रैक्टर भी ओवरटेक करता है, मोटरसाइकिल भी ओवरटेक करती है, आप समझ रहे। तो दशाओं का मतलब है आपका होरोस्कोप आपका जो व्हीकल है किस कंडीशन से होके गुजर रहा है। फेवरेबल कंडीशन आ गई, यानी अच्छी दशा आ गई, अच्छी महादशा अंतरदशा आ गई, तो भाई साहब फेवरेबल होने लगी चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, आप ऑप्टिमम लेवल पे अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे। अनफेवरेबल आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई, तो स्ट्रगल होगी, आपको संभल के चलना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है, क्या करें क्या ना करें, कैसे उसको टैकल करें। और तो दशा आपका ड्राइवर मान लीजिए व्हीकल का, या आपका रोड मान लीजिए, दोनों मान लीजिए, इस तरह से चलता है। और उसका यह है कि इवेंट्स जो हम देखते हैं वो लिखी हैं आपके, वो देखी जाती है आपके होरोस्कोप से, कुंडली से, वो फलित कब होंगी। जैसे मैं कह रहा था मोदी जी की कुंडली में 40 साल की उम्र के 42 साल की उम्र के बाद लिखा था राजू, है नहीं, तो वो फलित कब होंगी वो आपकी दशा बताएगी। अच्छा, ये है। अच्छा, किसी व्यक्ति का करियर जो है वो उसकी कुंडली में तय होता है? देखिए कुंडली दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, वो किस चीज़ में कर सकता है। और कई बार वो इंक्लाइंड भी होते हैं, वो लोग वो कर भी रहे होते हैं, और कई बार वो लोग अगर नहीं भी कर रहे होते हैं ना, तो मुझे दिखता है वो डिससेटिस्फेक्शन, वो डिसकंटेंटमेंट वो जीवन में उनके दिखता है। और जब हम बोलते हैं कि यार आपका तो इस तरह का कुछ हो, तो या तो वो कहते हैं काश में नहीं हो पाया, वो कह रहे हैं मैं कर तो रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जैसे मैंने एक लेडी से बात किया कि अभी की बिल्कुल एक रिसेंट हुआ है कि
एक कॉर्पोरेट में एक जगह जॉब कर रही थी, अकाउंट्स वगैरह में थी। तो मैंने उनसे कहा आप अकाउंट्स में तो बहुत क्रिएटिव हो, आपने कुछ क्रिएटिविटी में नहीं करा। तो जैसे इंडियन पेरेंट्स का होता है, वो कहते हैं नहीं जी वो प्रोडक्टिविटी सिखाई गई थी, क्रिएटिविटी को कभी अलाउ नहीं किया, और मैं या तो डांसर बनना चाहती थी या मैं कुछ डिज़ाइनर बनना चाहती थी। लेकिन कह रही साइंस वाले नंबर नहीं आए, कॉमर्स दिलाई घर वालों ने, फिर CA BA अकाउंट और ये सब चीज़ों में थी। कह रही अच्छा कमा रही हूँ लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको कहा ज़रूर करो, चाहे बीइंग ए हॉबी करो, डांस सीखो सिखाओ, कुछ ऐसा करो, या कुछ अपना कुछ ऐसा कुछ बढ़िया ब्यूटी पार्लर वगैरह कुछ खोल सकते हैं, कुछ इस तरीके की। और अब यकीन मानिए वो लेडी राज़ी हो गई कि मैं वो ये बहुत जल्दी उनका प्रोडक्ट लॉन्च होगा, बहुत जल्दी। अच्छा। तो वो खुशी जो है ना कि वो खुशी वहाँ मिलेगी मुझे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप उन चीज़ों को टच ही नहीं करते हो जो टैलेंट आपके अंदर है। जी बिल्कुल। कभी उसको निकालने की कोशिश ही नहीं की गई, तो वो वैसे का वैसे रह ही जाता है। आप मीडियोकर वाली लाइफ ही जीते रह जाते हो। तो वो जो इन्नेट क्वालिटी है ना, अगर आप अपने इन्नेट क्वालिटीज़ के साथ जुड़ते हो तो वो इट्स लाइक कि आप अपने इनर सोल के साथ जुड़ गए, वो पावर इंजन के साथ। वो ज़िंदगी जीने का वो मजा ही के लगा जाता है। और ज्योतिष में इस बात की सुविधा है कि वो आपकी जो क्षमता है, जो आपका इंटरेस्ट है, उधर वो बता सकती है कि आप इधर काम करो, 110% बता सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा। 110% बता सकते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य आज के लिए बड़ी एक समस्या है ना जी। उसको लेकर ज्योतिष क्या कहता है, किस तरह से आपको अवेयर कर सकता है? ज्योतिष में स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत गहरा लिखा गया है, बहुत गहरी उसकी एक रिसर्च है। और आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सी, यानी एक तो आपकी किस तरह की प्रकृति है, वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में है वो ज्योतिष के माध्यम से ही बताया जा सकता है। जो अच्छे वैद्य हैं वो नाड़ी देख के बताते हैं, वही एक एस्ट्रोलॉजर आपका कुंडली देख के बता सकता है किस तरह की आपकी प्रकृति है और किस तरह का चैलेंज आपको आ सकता है या कौन सा वल्नरेबल एरिया है ना। जैसे मैं एक आपके उस पर बताता हूँ, जैसे अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति किसी 6-8-12 खराब स्थान में बैठा है या शनि उसको तीसरी या 10वीं दृष्टि से देख रहा है, तो बृहस्पति पहले भी थोड़ा खराब है और शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि उस पर है, सप्तम नहीं। लीवर में इशू आ जाएगा भाई, सब खोल के देख लो अपनी अपनी कुंडलियाँ। अच्छा। लीवर में सेकंड ग्रेड फैटी लीवर, थर्ड ग्रेड, ऐसे मैं सिर्फ एक चीज़ कोट कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति को बोला जा सकता है कि भाई साहब आपका लीवर वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा चिकना ना खाएं, अल्कोहल से दूर रहें, इस तरह की चीज़ करें। आप किसी के रक्त में, किसी की स्किन में, किसी के कहीं, तो कौन सा पार्ट वल्नरेबल है वो बताया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी साल वल्नरेबल हैं आपकी हेल्थ के लिए, कि भाई साहब ये वाले 2 साल आ रहे हैं हेल्थ के लिए, आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और इस पार्ट पे हो सकता है। तो वो तो एक काफ़ी बड़ी मदद है, काफ़ी बड़ी इंसाइट है जो उसको कर सकते हैं। जो राशियों के नाम होते हैं उनका क्या प्रभाव रहता है, वो किस तरह से काम करते हैं? देखिए, राशि के जो नाम है हमारे यहाँ तो वैसे मंत्र की तरह उसको बताया गया है कि 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों में 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के पद का एक स्वर है। जैसे मैं अपना नाम बताऊं तो मेरा दुष्यंत नाम है, दू। तो दू पे भाई साहब का मतलब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण। जो ज्योतिष को समझेगा और खासतौर पे जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हैं पुराने वाले, उनको सबको बिल्कुल टिप्स पे ही रहता है। तो दू नाम से समझ जाएंगे मीन राशि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण है। अब पैदा होने से पहले ही रख लेते हैं नाम कि भैया लड़का होगा ये नाम रखेंगे, लड़की होगी ये नाम रखेंगे। परंतु यदि सेम नाम रखा जाए व्यक्ति का तो उसके यश में भी वृद्धि होती है डेफिनेटली। और वो उसका जितनी बार रिपीट होता है वो मंत्र, खुद वो नाम लेता है, दूसरा वो लेता है, तो एक तरह का आप समझिएगा वो एक सीड है, एक बीज मंत्र है वो उसका, ठीक ना। कुंभ वाले का अगर सपोज करिए सा पे है, सा पे आ की मात्रा, ठीक ना, तो वो डेफिनेटली वो करेगा, वो जितनी बार उसका रिपीट होगा उस तरह का मंत्र है। और नेम, मैं वापस कहता हूँ, नेम फेम पे असर डालता है, तो फेम में तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा एक रोल होता है। अलग अलग युग के हिसाब से ज्योतिष का स्वरूप बदलता है क्या? हाँ, देखिए वैसे तो मैं अपने युग पे ही कमेंट कर सकता हूँ, फिर उस पर नहीं। लेकिन देखिए जो जितने पुराने युग में था, ठीक ना, मैं कहूँगा कर्मफल सिद्धांत काफ़ी सीधा रहा होगा पहले, कि बुरे का नतीजा बुरा और अच्छे का नतीजा अच्छा, काफ़ी सीधा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि युग क्या है, मैं युग की परिभाषा मैं थोड़ा अपने अलग तरीके से लेता हूँ
कि सपोज करो जो सतयुग है उसमें आपको अनुभूति थी हु यू आर, आप भूले नहीं थे खुद को, कि वो आत्मा और परमात्मा की जो लिखी हुई बातें हैं वो बातें नहीं थी, आपको पता था हु यू आर, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपकी क्या है। तो खुद का जो बोध है वो उतना दूर होता जाता है। अब हम कलयुग में हैं, कलयुग के भी देखिए दो अर्थ हैं, एक है कल का मतलब आप हम ले लेते हैं कि भाई काला या गलत है, नहीं, कल का मतलब भाई सब कारखाना, जितना उद्योग, जो मशीन है उसको भी कल कहते हैं। अब हर चीज़ के लिए मशीन का यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कभी टेलीपैथी के थ्रू भी मैसेज जाता हो सतयुग में, तो अब हम कल में ठीक है मोबाइल के थ्रू जाता है। तो जो सतयुग में तो पाप का उसी क्षण मिल जाएगा। अगर आपने पाप किया, बोध में अगर गलती से आपसे पाप हो गया, बोध में है, तो क्षण उसी क्षण उसका अच्छा और बुरा रिजल्ट आना है। कलयुग में कई बार आपको ऐसा लग सकता है ये तो सारे बुरे कर्म करता, लेकिन ये तो मजे लिए जा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब इसका कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा। तो पहले तो मैं कहता हूँ पहले तू उसका बुरा चाह रहा है, ये तेरी बुराई है। अपना कर्म सुधार। तो हो सकता है अपना, अब कई युगों तक जब आत्मा ने ट्रेवल कर लिया तो आपका जो प्रारब्ध है वो अगर आप भोग के माध्यम से करोगे तो हो सकता है एक जन्म में तो आप पूरा कर ही नहीं सकते उसको। तो हो सकता है बुरे वाले कर्म, अच्छे वाले कर्म काट रहा है वो 50 साल तक काटेगा, फिर पैदा होगा, फिर अपना कहीं से भिखारी वाला जन्म शुरू करेगा जब बुरे वाले ही बचेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स इसका ज्योतिष में यही प्रभाव है। मुझे लगता है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अच्छे का रिजल्ट अच्छा, बुरे का रिजल्ट बुरा तुरंत मिल जाता था। इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लें, क्योंकि हम पे इतना माल इकट्ठा कर लिया, इतने प्रीवियस बैगेजेस है हमारे पास, खत्म होने में समय लें। अच्छा, किसी का ग्रह अगर ख़राब चल रहा है तो उसका उपाय आवश्यक है, और अगर है तो एक तो आपने रत्नों के हिसाब से बताया कि हाँ वो काम करता है, तो और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए ग्रह कोई अगर ख़राब चल रहा है, यानी दशा कोई ख़राब चल रही है, तो पहले तो समझ है, पहले आप समझिए वो ख़राब क्यों है, क्या ख़राब कर रहा है, क्यों ख़राब कर रहा है, कैसे ख़राब कर रहा है। बिना समझ के उपाय कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई असर देगा, ठीक ना। जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, सिगरेट पीने से हुआ, या चूल्हे पे खाना बनाने की वजह से हुआ, या किसी फैक्ट्री में नौकरी करता, तो रीज़न उसको पता है, रूट कॉज पता है, और उसको पता है किस चीज़ से दूर जाना है, ठीक ना। अब ये छोड़ना पड़ेगा, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स पता है, उसके बाद दवाई काम करेगी। अब मेरी बात मान रहे हैं ना। अगर वो वही काम करता रहे और दवाई खाता रहे तो एक दिन मृत्यु आनी है, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो आना है। तो अगर अवेयरनेस है क्या खराब है, क्यों खराब है उसकी, और फिर वो उपाय कर रहा है, अब उपाय उसका रत्न भी हो सकता है, उपाय उसके ग्रह का मंत्र भी हो सकते हैं जो उसको हार्मोनाइज करें। ध्यान है ही है कि आपकी अवेयरनेस उसमें एक्सपेंड होती है। सबसे ज़्यादा मैं दान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि दान से भाई साहब कहीं ना कहीं आपके उसमें इंटेंसिटी आपके डाउन होती है या बढ़ती है, कम या ज़्यादा होती है बुरे और अच्छे की। तो दान है तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा हुआ एक रत्न भी मिल सकता है, मंत्र भी मिल सकता है, दान भी मिल सकता है। अमूमन तो वैसे ध्यान की भी कई सारे क्योंकि तरीके हैं करने के, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो कोई प्रक्रिया भी मिल सकती है। और उससे जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ देवता हैं, यदि उसमें आप काम कर रहे हो, सब एक साथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली असर उसका आएगा। आज के वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो विदेश में जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन को लेकर वो चक्कर काट रहे हैं, तो ज्योतिष का उससे कोई कनेक्शन है? उस तरह के योग बनते हैं? देखिए ज्योतिष का तो एक बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब ये। मैं विदेश कब जाऊंगा, बिल्कुल ठीक ना, या भारत मेरे को वहाँ पे कब PR मिलेगी या मैं क्या होगा। तो देखिए डेफिनेटली आपकी कुंडली में, वैदिक ज्योतिष में कुंडली में दिखता है जब 12वां घर एक्टिवेट होता है, 9-12 का कुछ रिलेशनशिप होता है, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, संभावना दिख गई, ठीक। जैसे मैंने तो होरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है तो संभावना देख के भैया विदेश जा सकते हैं, वो जाना फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद दशाएं हैं, यदि उस तरह की दशा मिल गई तो भी व्यक्ति जाएगा, वो दिखाते हैं कि भाई वो विदेश जाएगा और विदेश जाके रहेगा। और यहाँ पे आपके कर्म वाली बात का एक मैं याद दिलाता हूँ, जिस हाउस से हम विदेश देखते हैं भाई साहब, उसी हाउस से हम जेल एंड हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं। तो जब वो हाउस एक्टिवेट होगा वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, जेल में भी हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो वो जो आपके कर्म किस गति में किस तरफ लेके जा रहे हैं वो उस तरह रिजल्ट दे देगा उस टाइम। अच्छा, आप समझ रहे हो, भाग गया, एब्सकॉन्डेड हो गया, वो भी आप समझ रहे हो, अपने घर से छूट गया, भाग गया, तो वो आपका जो कर्म है वो उस पर कुछ दाना पानी डाल रहा हो तो क्या एक्टिवेट करेगा, उसमें कई सारे बीज है, किस बीज को, तो डेफिनेटली अच्छे कर्म है और विदेश जाने का ही प्रयास कर रहे हैं और वो हाउस आगे तो विदेश के लिए एक्टिवेट होंगे, ठीक ना। तो लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ज्योतिष सहायता कर सकता है किस बेस्ट टाइम पे आप जाएं, कौन सा ठीक ना, क्या तरीका लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन्फेक्चुअस जाते हैं बहुत सारे, आप एफर्ट कर रहे हैं, ठीक ना, और कई बार किसी साल में जाते हैं एकदम स्मूथ से आपका कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसका फर्क पड़ता है। अच्छा, एक ही अगर कोई कुंडली बनी है और किसी ने उसको 2 जगह 3 जगह दिखाया है, तो क्या अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं या बताया जा सकता है, या एक ही होता है, या अगर अलग अलग बताया जा रहा है तो जो देख रहा है उसके नॉलेज में कहीं कमी है या कुछ है? ये तो आप सर किसी भी चीज़ में एक तरह का केस है, अलग अलग वकीलों के पास चले जाओ, जो भी प्रोफेशनल एडवाइजर, अलग अलग सीए के पास चले जाइए, एक तरह के उसमें एक बैलेंस शीट में अलग अलग डॉक्टर्स के पास चले जाइए एक रिपोर्ट को लेके, सबका ट्रीटमेंट और इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। अच्छा, तो ये तो है, बट डेफिनेटली अगर सब वैदिक जोशी हैं, सब एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं, तो मोटा माटी तरफ से साइड सेम होगी, मोटा माटी तरफ से, जैसे मोटा माटी में कहूँ अच्छा है बुरा है, होगा नहीं होगा, ठीक ना, उस पार्ट पे एक होगा, कब होगा उस पर डिफरेंस हो सकता है, या कई बार बिल्कुल पे भी होता है, जैसे खासतौर पर शादी में होता है, शादी चलेगी नहीं चलेगी, विवाद हो गया, कोई कहता है रिकनसाइल हो जाएगा, कोई कहता है भाई साहब ब्रेकअप हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, ठीक ना, कोई कहता है भाई साहब ऐसे ही चलेगी, ना तो डाइवोर्स होगा ना वो होगा, इसकी एक ही होनी थी। तो कुछ ऐसी इवेंट्स इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती हैं अपनी अपनी समझ के आधार पे, और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस आधार पे, तो ये अलग हो सकता है, ये अच्छा, रीडर के भी आप पे। न्यूमरोलॉजी को लेकर कुछ बताएं, क्योंकि आजकल बहुत, और आजकल क्या काफ़ी सालों से लोग अपने नाम में कुछ बदलाव कर लेते हैं, कोई कंपनी है तो उसमें कुछ बदलाव कर लेते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है और ये कितना ऑथेंटिक है, ये काम करता है या नहीं करता है, या सिर्फ यहाँ भी बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है? जहाँ तक गणित की बात है, गणित तो कुछ ना कुछ बता रहा है, अंक कुछ बता रहा है, गणित कुछ बता रहा है, लेकिन जिस तरह से उस अंक तक पहुँचा जा रहा है वो प्रोसेस मुझे कभी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा। मैंने शुरू में सीखा समझा और फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, बहुत अर्ली एज की बात बता रहा हूँ, बहुत अर्ली एज की अपनी। तो देखिए 2 चीज़ें हैं जिसमें मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, कि एक तो किसी की डेट ऑफ बर्थ कैसे ली जा रही है, ठीक ना, ठीक है, आज जो डेट ऑफ बर्थ जो जी ली जा रही है वो आप अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ले रहे हो, ठीक ना, होने को तो कैलेंडर तो बहुत सारे हैं, विक्रम संवत भी है, शक संवत भी है, ठीक ना, हिजर भी है, और भी बहुत सारे चाइनीज कैलेंडर, अपना कैलेंडर है, ठीक है, आखिरी विजेता इंग्लैंड वाले रहे थे तो उनका कैलेंडर अब छाया हुआ है, ठीक ना, और कभी शायद वो भी चेंज होगा, ठीक ना। तो कैलेंडर क्या है, समय की गणना या ग्रह नक्षत्रों की गणना के लिए या समय की गणना के लिए बनाया हुआ एक चीज, ठीक। दूसरी बात, क्या वो परमात्मा या वो परम सत्ता या प्रकृति सिर्फ इस इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझ रही है? मेरा नाम दुष्यंत है, दा पे ऊ की मात्रा, आधा शाह या आधा ना और ता। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने दुष्यंत रखा है, उसकी इंग्लिश की स्पेलिंग बनती है DUSHYANT। चेंज में डबल ए कहां कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, इंग्लिश में। तो वो क्या परमात्मा परम सत्ता केवल अंग्रेजी, ये गुलाम मानसिकता का प्रतीक लगता है मुझे, तो मैं सच बता रहा हूं भाई साहब। संस्कृत और तमिल सबसे पुरानी भाषाएं हैं दुनिया की, है, हिब्रू है, चाइनीज है, इतनी भाषाएं हैं, उसमें नाम लिख के कुछ चेंज नहीं हो रहा। केवल अंग्रेजी में आपने ए ऊ बढ़ा दिया घटा दिया, उसमें हो रहा है। वापस वही कंपनी में नाम यूज हो रहा है, उसमें वो कहते हैं कि भाई इंग्लिश में ही मुकदमा चलता है, इंग्लिश में ही आपका मार्कशीट आता है, हिंदी में भी आता है भाई, ठीक ना, और वो इंग्लिश में आ रहा है, बदलना चाहिए हिंदी, है नहीं। तो एक तो क्या वो परम सत्ता वो प्रकृति केवल इंग्लिश ही जान रही है, तो भैया बड़ा मजाक है, ठीक ना। दूसरा, जैसे सपोज कीजिए मेरा बेटा पैदा हुआ 2 जनवरी 2010 को, ठीक, मैं कह रहा हूं वो विक्रम संवत 2066 को पौष मास के द्वितीय तिथि पर कृष्ण पक्ष द्वितीय को पैदा हुआ,
निकाल लो इसकी न्यूमरोलॉजी। कैसे निकालोगे? कुंडली बन जाएगी, कुंडली बन जाएगी। अब मेरी बात समझिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा बेटा पैदा हुआ विक्रम संवत 2066 पौष मास की कृष्ण पक्ष द्वितीया को इस समय पे, और समय में चाहे तो इंग्लिश कैलेंडर का दूं, समय चाहे मैं घटी पल का दे दूं, कुंडली बन जाएगी। सारे ग्रह नक्षत्र वहीं बैठे होंगे जो वैसे बैठे हुए थे। तो क्या वो परम सत्ता जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, वो भैया वो राजा जॉर्ज के कैलेंडर पे ही चल रही है? राजा विक्रम या शक राजाओं के या और किसी पद्धति और चाइना के, यार तो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं तो हम लिए बैठे कैलेंडर और नॉन कैलेंडर। आप समझ रहे हो? तो वो जिस तरह अप्लाई हो रहा है ना, मुझे उस पर बहुत दुख है और बहुत प्रीमेच्योर लेवल पे है। जो मैं ये भी अगर कहूँ तो बहुत प्रीमेच्योर लेवल पे है, और इस पे बहुत काम होना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण से भी काम होना चाहिए। और वो अंक कुछ बता रहा होगा, 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, कुछ ना कुछ जरूर बता रहा होगा, ठीक ना। लेकिन उस अंक तक तुम पहुंच कैसे रहे हो, उसके लिए और रिसर्च चाहिए, और भारतीय दृष्टिकोण से रिसर्च चाहिए। बिल्कुल ठीक ना, वो मजाक मत बनाओ यार उसका। और वापस मैं कह रहा हूँ, जिसका बिलीव सिस्टम बन गया, मैंने मान लिया, ओ भाई मेरा 1 नंबर है और 1 नंबर के लिए सार बुरा है या अच्छा है, या मेरा फला नंबर है फला नंबर के लिए, जहाँ मान लिया वहाँ तो आपने अलाउ कर दिया, जहाँ आपने मान लिया तो फंस गए। अब वो करेगा, मैच भी करेगा, बट बहुत प्रीमेच्योर है। और जिसने वैदिक ज्योतिष सीखा है, ये जो वैदिक ज्योतिष के प्रैक्टिशनर हैं, जिसने वैदिक ज्योतिष को एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट भी उसकी सहायता ली है, गाइडेंस ली है नहीं, वो समझ जाएंगे, वो जानते हैं भाई डिफरेंस कितना बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आप ये ए ई ऊ लगा के घूमते रहो, बढ़ाते रहो, घटाते रहो, है तो वो तो भाई साहब करते रहो, आप जितना मर्जी करते रहो, ठीक है। अब अरविंद में आ रा वा पे ई की मात्रा, आधा ना दा, अरविंद, ठीक ना। आगे भी कुछ आप इसमें क्या चेंज करा रहे हो? अरविंदू कर रहे हो, अरविंदा कर रहे हो। बंगाली में भी नाम लिखोगे, तमिल में लिखोगे, हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं उसमें लिखोगे, पूरी दुनिया में तो हजारों भाषाएं हैं, उसमें क्या चेंज करोगे? पंजाबी में कोई अपना नाम लिखेगा, है अमनप्रीत, तो पंजाबी में वैसे ही तो लिखेगा। अब वो AMANPREET, दूसरी भाषाओं में अगर हम चेंज करेंगे तो वो तो बिल्कुल अलग ही गलत उसमें हो तो जाएगा। नाम का, और दूसरी बात भैया, नाम रखने की हमारे यहाँ विधा दी गई है यार। आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं लोग, मैं ये देख रहा हूँ। इतना सुंदर अर्थ था उसके नाम का, इतना सुंदर भगवान का नाम, अनर्थ कर दिया कैसे यार? ये कोई दुख है भैया? वापस बिलीफ सिस्टम की कहानी है। जब आदमी परेशान होता है तो कुछ भी करने को राजी होता है। क्या बात है, आपने इस चीज़ को एक नए नज़रिए से, नए तरीके से देखा और अपने तरीके से इसे बताया। अब आखिरी चरण में बढ़ते हैं, वक्त उतना इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत सारे सवाल हैं जी। अच्छा, कहा जाता है कि खुशनसीबी में है यही एक ऐब कि बदनसीबों के घर ये नहीं जाती। तो ज़रा दर्शकों को वो बताइए कि उनका नसीब बेहतर हो, ये साल अच्छा हो, स्वास्थ्य संपदा जो वो चाह रहे हैं वो मिले, उसके लिए ओवरऑल एक सजेशन। देखिए, मैं आपको ना एक जो मेरी आज तक के जीवन का निचोड़ है, जो अपने गुरु से, परमात्मा से जो सीखा, जो अनुभव से सीखा, मैं वो बता रहा हूँ। एक थंब रूल है आपके पास, जो है वो बढ़ेगा। अगर जैसे मैं अभी कह रहा था, प्रकृति या परमात्मा कैसे काम करेगा, उसको भाषाएं तो सारी नहीं आती, ठीक ना। तो हमारे यहाँ शब्द है चित्त, ठीक ना, जो चेतना से बना है। और हम ईश्वर का नाम कहते हैं परम चैतन्य, और हमें चैतन्य उसका हिस्सा, वो है परम चैतन्य, हमें चैतन्य उसी के हिस्से। तो वो जो परम चेतना है ना, वो हर समय इस चेतना से पूछ रही होती है चित्त में चल क्या रहा है, इसे क्या चाहिए। उसे कोई श्राप देना नहीं, उसे सिर्फ ब्लेसिंग करना आता है। अगर आपके चित्त में भाई साहब धन्यवाद चल रहा है, इफ़ यू आर ड्रिवन बाय ग्रेटिट्यूड, तो वो कहेगा इसको धन्यवाद चाहिए। और वो परम चेतना, वो परम सत्ता, प्रकृति, परमात्मा से कोई नाम दे दो, इट विल क्रिएट 1000 मोर रीजन फॉर ग्रेटिट्यूड। अंदर चल रही शिकायत, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये खराब, वो खराब, तो उसको कोई भाषा नहीं आती, भाव प्रधान है। वो कहते हैं इसके चित्त में ना चल रहा है शिकायत, वो और 1000 रीजन दे देगी शिकायत के लिए। यहाँ से गाड़ी का चलान हो गया, वहाँ से वो लड़ाई हो गई, उससे परेशान हो गया। चित्त में किसी के चल रहा है भय, तो भय जो है ना वो बढ़ जाएगा, और जहाँ आपका ध्यान है वो बढ़ जाएगा। तो ध्यान कभी भी ना समस्या पे ना लगाएं, समाधान पे लगाएं, समाधान हो जाएगा। जैसे कर्जे का समाधान क्या है, लोग कर्जे में फंस जाते हैं, कर्जा कर्जा कर्जा, पैसा भैया इनकम बढ़ेगी, कर्जा उतर जाएगा।
तो समस्या पे नहीं लगाना ध्यान, ध्यान लगाना है समाधान पे, नंबर 1। और हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें, शुक्राना रखें, धन्यवाद रखें, जीवन में चीज़ें ठीक होती जाएंगी। दूसरी बात, हर एक की इंडिविजुअल यात्रा है, इंडिविजुअल कुंडली है, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके खुद को समझे भाई कि मेरी ये कुंडली क्यों बनी, ये ग्रह ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, क्या फलित है, मैं ऐसा क्या करूं जो इसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि इसका बेस्ट रिजल्ट मैं पा पाऊँ। तो डेफिनेटली अपने समय को समझेंगे, कुंडली को समझेंगे तो और बेहतर जीवन जाएंगे। और अगर धन्यवाद से भरे रहे, मैं भी धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ तक आया है और उसने सुना है। ग्रेटिट्यूड रखते हुए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने वक्त निकाला और ये तमाम बातें आपने अपने तरीके से, नए तरीके से समझाई, बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।